हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो हम लोगों ने कल क्या किया था, कल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। तो आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे के उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन को कल हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। तो जिसने नई वीडियो देखा है वो लोग उस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं उसके आगे से। और कल भी हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं, टोटल 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, हमारे यहाँ पीवाईक्यू से होते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व किया, आप लोग देख रहे होंगे, हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो थी, सरकार ने पूछी थी, मतलब कि जो यूपीएससी ने पूछी थी, उसके ऊपर हम लोगों ने पूछा था। तो आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन आता है। और इससे पहले क्या, आप लोग सभी लोगों से बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही क्या ये सीरीज़ चल पा रही है। और इस प्रकार की सीरीज़ मतलब कि चलाना काफ़ी मतलब कि टफ भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब कि एस्पिरेंट जो होते हैं सीरियस नहीं होते हैं, वो मतलब कि इधर उधर का कंटेंट देखते रहते हैं ज़्यादा, मतलब कि सीरियस कंटेंट को लोग कम देखते हैं। तो इससे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मतलब कि जो सीरीज़ होगी कंटिन्यू होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर घटाई जाती है, यानी कि अगर ब्याज दर को घटाया जाता है तो वह क्या होगा। क्या होगा, पहला हमारा आता है, अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घट जाएगा। यानी कि अर्थव्यवस्था है उसमें क्या उपभोग व्यय घटेगा क्या। सरकार के कर संग्रह को बढ़ावा, मतलब कि संग्रह को बढ़ाएगा क्या। अगर ब्याज दर घटाएगी तो क्या कर संग्रह बढ़ेगा। तो ये तो मतलब कि ब्याज दर का कर संग्रह से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद में अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, क्या निवेश व्यय को बढ़ाएगा। अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज दर घटाई जाती है तो इसका मतलब क्या है, जितने भी सरकारी मतलब कि जो भी बैंक होते हैं लोन देंगे, वो क्या करेंगे, सस्ते ऋण पर मतलब कि जो है लोन देंगे सस्ते ब्याज पर। अगर सस्ते ब्याज पर लोन मिलेगा तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, पैसा बढ़ेगा। इससे क्या होगा, निवेश भी बढ़ेगा। इसका मतलब राइट आंसर इसका क्या होगा, सी वाला हमारा हो जाएगा। यानी कि अगर ब्याज दरें घटाई जाती हैं तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसको आप लोग देखिएगा। और इसके मतलब कि विकल्प जो थे नीचे से छूट गए हैं, तो आप लोग यहीं से देख लीजिएगा क्या है। संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा और कौन से गैर योजनागत व्यय के अधीन आते हैं। यानी कि पहले आप लोग जान रहे होंगे कि हमारे जो खर्च थे उसे क्या योजनागत खर्च में, यानी कि योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय में बांटा जाता था। तो इसमें पूछा गया है कौन से जो है गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। क्या हमारा रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, पेंशन एवं वेतन योगदान। तो इनमें से कौन कौन से हैं जो हमारे गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, गैर योजनागत व्यय में ही आते हैं। और इसमें जो विकल्प बना था, इसमें बना था 1 2 1 3 या फिर 1 3, इस तरीके से था। इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दीस हमारे होंगे। तो इसलिए इसके राइट आंसर क्या होंगे, चार के चारों होंगे। और योजनागत व्यय का मतलब होता है ऐसे व्यय मतलब कि जिसको पहले से ही मतलब कि निर्धारित कर लिया जाता है और प्रमुख योजनाओं में खर्च किया जाता है, तो उसे योजनागत व्यय कहते हैं। मुख्य रूप से विकास कार्यों में किया जाता है। परंतु ये क्या होता है, हमारे एक तरीके से मतलब कि इसकी कोई मतलब कि योजना नहीं बनाई जाती है, ये हमें खर्च करने पड़ते हैं। अगला हमारा आता है, किसी देश की कर से जीडीपी अनुपात, यानी कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो कहता है कि अनुपात में अगर कमी हो तो ये क्या सूचित करता है। तो ये कंसेप्ट होता है अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो, यानी कि जीडीपी में मतलब कि वृद्धि जो है टैक्स के मतलब कि टेक्स्ट कहते हैं, टैक्स जो होता है और जीडीपी होता है उसके अनुपात में अगर कमी होती है तो क्या सूचित करेगा। तो इसमें क्या बोला, आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। यानी कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है अगर कम है तो इससे क्या मतलब होता है कि आर्थिक समृद्धि जो है धीमी हो रही है। और दूसरा हमारा है राष्ट्रीय आय का कम साम्य वितरण, यानी कि इक्वेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनमें से कौन सा सही होगा, एक सही होगा, दो सही होगा, एक और दो दोनों, या फिर तीनों, मतलब कि कोई नहीं। तो अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब है कि कितने लोगों ने टैक्स दिया है और जीडीपी में मतलब कि योगदान के लिए। तो एक तरीके से जो हमारा होता है कि आर्थिक वृद्धि का धीमा होना, यानी कि अगर आर्थिक वृद्धि धीमी होगी तो ये हमारा क्या होता है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो को कम को सूचित करता है। तो यानी कि एक हमारा सही है। परंतु राष्ट्रीय आय का साम्य वितरण ना होना, ऐसा कोई मतलब कि खास उसका मतलब कि डायरेक्टली लिंक नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का साम्य वितरण ना होना और मतलब कि राष्ट्रीय आय का अगर साम्य वितरण नहीं होगा फिर भी मतलब कि टैक्स जो होगा वो तो मतलब कि डायरेक्टली मतलब कि उसको प्रभावित नहीं करेगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की टैक्स अगर मतलब कि टैक्स जो है मतलब कि उसकी अगर आय बढ़ती है तो उस पर जो टैक्स होता है वो तो मतलब कि एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ लग ही जाएगा। तो इसलिए इसका मतलब कि डायरेक्टली इससे करेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए केवल इसका एक सही होगा और दूसरा वाला हमारा
गलत हो जाएगा। तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल ए। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमारा क्या आता है, नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको सही उत्तर देना है। NIF यानी कि NIF का क्या है, अभी मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट थोड़ा सा कट गया यहाँ पे। तो यहाँ पे NIF का मतलब है नेशनल जो कहते हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल इनोवेशन फंड है जो भी, उसके बारे में बोला गया। केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। यानी कि जो हमारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, वो क्या हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है क्या। और उसके बाद में पूछा है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने वाली पहल है। तो पहले तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, NIF का मतलब होता है हमारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। और इसका जो मतलब कि किसके अधीन कार्य करता है, क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अधीन कार्य करता है। तो बिल्कुल सही बात है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। परंतु इसका जो सेकंड वाला हमारा है गलत है, कि यह अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान के अति उन्नत मतलब कि अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। और यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल विकल्प ए मतलब कि एक सही है। और चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, अगला हमारा है जब भारतीय रिजर्व बैंक जो होती है, भारतीय रिजर्व बैंक सामूहिक नकदी अनुपात यानी कि स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो से कहते हैं, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR इसे आप जानते भी होंगे, जो बैंकों के पास मतलब कि रखना होता है बैंकों को अपने पास, उसे हम SLR कहते हैं, यानी कि नगद में या फिर प्रतिभूति में अपने पास रख सकते हैं, को 50 अंक से कम कर देती है। तो निम्नलिखित में से क्या होगा। इसका मतलब क्या होता है 50 अंक कम, यानी कि SLR हो या फिर CRR हो, SLR हो, CRR हो या फिर रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी को अगर कम किया जाता है, इसका मतलब हमारा क्या होता है, सरकार जो होती है मतलब कि एक तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वो क्या करता है, सस्ती मौद्रिक नीति को अपनाता है। सस्ती मौद्रिक नीति अपनाने का मतलब होता है कि मार्केट में पैसा बढ़ेगा, और पैसा बढ़ने से क्या होता है, निवेश बढ़ेगा, खर्चे भी बढ़ेंगे, मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती है। तो इससे क्या होने की संभावना है, वैसे संभावना तो बहुत सारी होती हैं, पर इसमें क्या दिया गया है वो देखते हैं। भारत की जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर पैसा बढ़ेगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि प्रबलता से बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो मतलब कि प्रॉब्लम हो सकती है। अगला हमारा था विदेशी संस्थान निवेश हमारे देश में और अधिक पूंजी लाएंगे। तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि अगर जो FPI होती है हमारी, वो FPI हमारे देश में बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर मतलब कि सस्ती मौद्रिक नीति अपनाएंगे तो इससे कोई गारंटी नहीं होती है कि FPI बढ़ेगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा देंगे। देख रहा हूँ वही बात जो मैंने अभी समझाई, सेम टू सेम वही मतलब कि पॉइंट जो है यहाँ पे वो बता दिया गया। तो यानी कि ब्याज दर तो घटा ही देंगे, क्योंकि उन्हें क्या होगा, सस्ते मतलब कि जो ब्याज दर पे ऋण दे सकेंगे। इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में प्रबलता से कमी नहीं, बाकी क्या आएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो हमारा यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल C विकल्प सही होगा। और यहीं पे अगर SLR की जगह पे अगर CRR बोल दे, रेपो रेट बोल दे, रिवर्स रेपो रेट बोल दे, और MCF या तो एक होता है मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है, यहाँ पे मतलब कि कोई भी जो मतलब कि इंस्ट्रूमेंट होता है उसका अगर इस्तेमाल कर दें, और अगर सेम टू सेम यही बात बोले तो सेम टू सेम यही प्रोसेस लगती है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 8 जो कोर उद्योग होते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्री में से निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि जो हमारे पास 8 कोर उद्योग होते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल इंडेक्स जो होता है, इसमें सबसे अधिक महत्व किसको दिया गया, कोयला उत्पादन को, उर्वरक को, विद्युत उत्पादन को, इस्पात को। वैसे तो इसमें क्या होता है, चारों में से आपको बताना है। वैसे इसमें क्या है, चारों में से मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन होगा, तो इसमें जो विद्युत होता है उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। परंतु इसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, 8 उद्योग होते हैं, तो यानी कि 4 तो हमें दिखाई दिएगा। पहला हमारे क्या होता है, कोयला हो गया, उर्वरक हो गया, इस्पात हो गया, विद्युत हो गया। परंतु 4 हमारे और भी हैं मतलब कि जो क्षेत्र होते हैं या उद्योग होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए था। तो उसमें मुख्य रूप से क्या होता है हमारा, तो उसमें मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर उन 8 में से अगर गिना जाए तो उनमें 8 में सबसे ज़्यादा किसको दिया जाता, तो उन 8 में सबसे ज़्यादा किसको दिया है, रिफाइनरी को दिया गया।
तो उसमें सबसे ज़्यादा किसको दिया गया, रिफाइनरी को दिया गया। तो इसमें कितने बताए मैंने, टोटल आते हैं, तो कौन कौन से 8 हमारे हैं। सबसे ज़्यादा रिफाइनरी को होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा होता है विद्युत। विद्युत की बाद में हमारा कौन सा होता है, विद्युत के बाद में आता है हमारा स्टील। स्टील के बाद में हमारा आता है क्या, कोयला। कोयला के बाद में हमारा आता है क्या, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। तो इस प्रकार से मतलब कि इनका घटते हुए क्रम में दिया हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत यानी कि FRP। आप जानते होंगे एक होता है हमारा MSP, एक होता है हमारा FRP। और ये कौन मतलब कि जारी करता है, आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय एक समिति होती है। तो क्या वो होती है जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा पर जारी करती है। तो इसमें क्या पूछा गया है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। तो इसमें कौन सा होगा हमारा, आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, यानी कि एक हमारा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा बल्कि सेम टू सेम रिपीट भी हो सकता है, और इसे 1 या 2 बार इससे ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो आपको याद कर लेना है कि आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है वो अनुमोदन करती है। परंतु यहाँ पे क्या, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है वो क्या करता है, केवल अनुशंसा करता है, परंतु इसे अनुमोदन कौन करता है, आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर आपने थोड़ा सा मतलब कि क्लियरली नहीं पढ़ा, यानी कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों के मतलब के काम होता है, परंतु मेन काम किसका होता है, इसका होता है। इसका काम केवल क्या होता है, सुझाव देना होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। यानी भारत में जो कृषि बाजार होता है, कृषि उत्पाद के जो बाजार होता है उसको किसके अधीन विनियमित किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत क्या किया जाता है, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति यानी कि APMC के द्वारा मतलब कि अधिनियमित किया जाता है, के द्वारा विनियमित किया जाता है। कृषि उत्पाद श्रेणी एवं चिन्हन अधिनियम 1937 के तहत, या फिर खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस एवं खाद्य उत्पादन आदेश 1973 के तहत। तो हम जानते होंगे जो हमारे भारत में मतलब कि जो कृषिगत उत्पाद होता है वो मंडियों के जरिए किसके द्वारा होता है, APMC के द्वारा विनियमित होता है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमारा क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है। तो हम जानते होंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कई मतलब कि होते हैं। एक हमारा होता है लेवल मतलब कि रूरल एरिया का, एक हमारा होता है मतलब कि रूरल प्लस अर्बन का होता है, एक हमारा इंडस्ट्री लेवल का होता है, एक हमारा एग्रीकल्चर का होता है। तो इस प्रकार से मतलब कई तरीके का जो हमारे होते हैं क्या कहते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। पर इसमें क्या पूछा गया, औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो औद्योगिक कर्मकार कौन होगा, हमारा इंडस्ट्री होगा, यानी कि कौन होगा इसके लिए, श्रम मंत्रालय होगा, यानी कि श्रम ब्यूरो होगा। तो इसके लिए कौन निकालता है, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं निकालता है, ना ही आर्थिक कार्य विभाग, ना ही कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। तो इसके लिए कौन निकालता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कौन निकालता है, हमारा श्रम ब्यूरो निकालता है, यानी कि लेबर ब्यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा आता है, रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो UPSC हो या फिर UPPSC हो, कम से कम अपने मतलब कि इतिहास में कम से कम 5 से 6 बार तो पूछा ही होगा। यानी कि अपने UPSC के जो मतलब कि अगर प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो कम से कम 4 से 5 बार इसको क्वेश्चन को पूछा है, और UPSC ने भी, UPPCS ने भी। तो इसका आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है। वैसे तो रुपए की परिवर्तनीयता क्या होती है, जो मतलब कि रुपए के नोट के बदले सोना प्राप्त करना होता है क्या, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, वैसे एक तरीका ये भी है, सही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। रुपए का अन्य मुद्राओं और अन्य मुद्राओं का रुपए में परिवर्तित होने के लिए स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्राप्त करना। तो यानी कि रुपए का अन्य मुद्राओं का रुपए में अगर परिवर्तन पूर्ण रूप से स्वतंत्र है तो उसे हम कहेंगे रुपए की परिवर्तनीयता कहेंगे। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका, सी, भारतीय मुद्राओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में इस्पात उद्योगों को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा है, किसके आयात की अपेक्षा होती है।
यानी कि भारत में इस्पात उद्योगों जो होते हैं, यानी कि जो इस्पात उद्योग होते हैं वो उनके लिए कौन से जो हमारे उद्योग होते हैं मतलब कि निर्भर करते हैं, किसके आयात पर निर्भर करते हैं। तो क्या हमारा इस्पात उद्योग सोना पर निर्भर करता है, क्या शेल फास्फेट पर निर्भर करता है, या फिर कोकिंग कोयले पर निर्भर करता है, या फिर सभी पे। तो वैसे तो आप अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे तो आप सभी पे जा सकते हैं, परंतु आप भी जानते होंगे इस्पात उद्योग जो होता है उसमें मतलब कि सोने का कुछ खास मतलब कि यूज़ नहीं होगा, और ना ही मतलब कि रॉक फास्फेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता होगा। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता होगा, इस्पात को मतलब कि पिघलाने में कोयले का ही यूज़ होता होगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा सी होगा, यानी कि कोकिंग कोयला जो होता है, कोकिंग कोयला होता है सबसे अधिक उसका हमारे इस्पात उत्पादन में यूज़ होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में फिर से विचार करना है, उपरोक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको अभी क्वेश्चन में बता दिया था कि मौद्रिक नीति हमारी क्या होती है, और अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से चर्चा भी की थी। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होता तो आपको अच्छे से पता होता कि हमारी मौद्रिक नीति की मतलब कि मुख्य रूप से क्या मतलब कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। तो पहले तो हमारे क्या बैंक दर बिल्कुल सही है, जो कि दीर्घकालिक ऋण को देता है। दूसरा हमारा आता है, इसमें क्या बोला है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि खुली बाजार क्रियाएं, ये भी हमारा बिल्कुल आता है। लोक ऋण, वैसे लोक ऋण हमारा क्या आता है, मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, दो तो नहीं हो सकता, लोक राजस्व भी हमारा, पब्लिक रेवेन्यू भी हमारा मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, एक और दो बिल्कुल सही है, जो कि हमने पहले ही वीडियो में बताया था। कौन कौन सा बताया था हमने मौद्रिक नीति का हिस्सा बताया था, क्या बताया था हमारा, पहला हमारा बैंक रेट था, दूसरा हमारा केस रिजर्व रेशियो, जो कि मैंने अभी पहले इससे पहले वाले मतलब कि क्वेश्चन में बात की, दूसरा हमारा SLR, जैसे कि हम लोगों ने इसके बारे में भी बात की, चौथा हमारा हो गया क्या, रेपो रेट, पाँचवा होगा रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद में क्या होता है हमारा MSF होता है, और भी मतलब कि कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसको हम मतलब कि डिटेल में थोड़ा बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर माने कि सारी सारी क्या होता है हमारा मौद्रिक नीति के मतलब कि जो कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है, जिसके ज़रिए मतलब कि सरकार ये क्या करती है, जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें तरलता को विनियमित करती है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फिर से। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही, यानी कि क्या हमारे भारत में जो हमारे जो पिछला दशक रहा है उसमें वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि लगातार बढ़ी है क्या, क्या ऐसा हो सकता है कि लगातार किसी भी देश की सकल घरेलू उत्पाद जो होता है लगातार बढ़ता रहा हो, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो इसका मतलब ये तो हमारा गलत है, परंतु यहाँ पे आप थोड़ा सा धोखा खा सकते हैं अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि पिछले दशक में बाजार कीमत पर, यहाँ पे देखो ना बाजार कीमत की बात की है, रुपये में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ा है। तो वैसे तो मतलब कि अगर आप इसमें कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पे आप सही कर सकते हैं, मतलब कि इसको गलत कर सकते हैं, परंतु वैसे इसका आंसर क्या है, राइट आंसर इसका दो है, यानी कि यहाँ पे क्योंकि बाजार कीमत बोल दिया है तो इसलिए क्या होगा, इसका सही हो गया। अगर यहाँ पे रियल वैल्यू पे बोल देते तो यहाँ पे जे भी हमारा गलत हो जाता। इसका राइट आंसर क्या हमारा सी है, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि आपको बताना है इन्फ्लेशन के बारे में कौन सा सही है। और इसमें क्या बताया है, भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का दायित्व है, तो बिल्कुल गलत है। RBI भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं, तो पहला वाला हमारा दूसरे की मतलब कि एक तरीके से गलती बता देता है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति को नियंत्रण में सहायक करेगा, तो एक तरीके से सीधे सीधे बता दिया, अगर मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति को नियंत्रण में सहायक करेगा, ये तो उल्टा बोल दिया, तो जी हमारा उल्टा हो गया। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, अगर मुद्रा की परिचालन कम होगा, यानी कि अगर मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा, अगर बाजार में मुद्रा ही कम होगी तो मुद्रास्फीति अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा हमारा सी होगा। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर इकोनॉमी के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजी लगेगा आपको, वरना आपके लिए मतलब कि थोड़ा बाउंसर भी जा सकता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कृषि उत्पाद में काष्ठ के हलों के स्थान पे अगर इस्पात के हल, यानी कि अगर लकड़ी की जगह अगर लोहे के हलों का इस्तेमाल होने लगा तो ये किसका उदाहरण है। श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी का क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि श्रम तो बढ़ेगा नहीं बल्कि और श्रम घट जाएगा, क्योंकि अगर आप लोहे के हल का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा श्रम बढ़ जाता है, मतलब कि उसकी कुल मतलब कि श्रमिक लागत एक तरीके से मतलब कि जो उसका कार्य करने की दक्षता होती है वो बढ़ जाती है। पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी का प्रयोग तो हाँ हो सकता है, क्योंकि पूंजी उसमें बढ़ेगी हमारी। पूंजी घटाने वाली तो बिल्कुल नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा बी, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी होगी एक तरीके से।
क्योंकि अगर आपने लकड़ी का अगर कोई हल लिया है तो उसकी कीमत क्या होगी, एक समय के बाद उसकी कीमत अपने आप घटती चली जाएगी और एक टाइम के बाद में वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। वहीं अगर आपने लोहे का हल लिया है तो मतलब कि एक तरीके से कहीं न कहीं आपकी संपत्ति के रूप में वो काम कर सकता है और आपकी श्रमिक उत्पादकता भी बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या था, क्या कहते हैं कि बी, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी। अगला हमारा आता है वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि जो हमारा घाटे का बजट रहता है उसके लिए सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है। सबसे पहले तो क्या है, राजस्व व्यय में कमी लाना, बिल्कुल सही है। राजस्व व्यय अगर कम करेगी तो घाटा कम हो जाएगा। नई कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ करना, आप समझ सकते हैं तो अपना अगर कॉमन सेंस भी यूज़ करें कि अगर कोई भी नई कल्याणकारी योजना आती है तो उसमें क्या होगा, सरकार का पैसा खर्च होगा, ना कि पैसा बचेगा। तो यानी कि दो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक तो मतलब कि 100% हो ही गया, अभी 3 है कि नहीं है ये कन्फर्म करना है। सब्सिडी को युक्तिकरण करना, यानी कि उपदानों को युक्तिकरण करना। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि युक्तिकरण क्या है। युक्तिकरण का मतलब होता है आवश्यकता के अनुसार घटाना या फिर बढ़ाना। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप सब्सिडी को घटाते या बढ़ाते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार, तो यानी कि हमारी जो क्या कहते हैं ब्याज घाटा क्या कहते हैं घाटे का जो बजट होता है उसमें सहायता मिल सकती है। तो 3 भी हमारा हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1 और 3। अभी 4 हमारा क्या है, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई विकल्प में ही नहीं आता। उद्योगों का विस्तार करना, तो विस्तार करने के लिए हमें क्या होगी, पूंजी की आवश्यकता होगी। तो चौथा भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा से वह सूचकांक है जिनका IFPR द्वारा विदेशी भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे IFR क्या है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके बारे में क्या पूछा गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो बनाता है इसमें कौन कौन से कहते हैं सूचकांकों का इस्तेमाल करती है। क्या अल्प पोषण का इस्तेमाल करती है, तो बिल्कुल करती है अल्प पोषण का। क्या कहते हैं शिशु रोधन का मतलब हो गया चाइल्ड स्टंटिंग। तो हमारा चाइल्ड स्टंटिंग भी होता है, चाइल्ड वेस्टिंग भी होता है। तो यानी कि हमारा 1 हो गया, 2 भी होगा। और चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि शिशु मृत्यु दर भी हमारा होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1 2 3। राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1 2 3 सी हो जाएगा हमारा। अगला हमारा आता है भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से भुगतान बैंक यानी कि पेमेंट बैंक जो होती हैं की स्थापना की जा रही है। बिल्कुल सही बात है। इस दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि पेमेंट बैंक के बारे में अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों को सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, क्या बोला है, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है वह भुगतान बैंकों को परिवर्तन होने के लिए योग्य है। तो बिल्कुल सही है। यानी कि जो भी टेलीफोन कंपनियाँ होती हैं उनकी क्या सुपर बाजार श्रृंखलाओं का अगर स्वामित्व और नियंत्रण उनके भारतीय व्यक्तियों के पास है तो वो क्या कर सकती है, पेमेंट बैंक के लिए योग्य है। पेमेंट बैंक जो होती हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकती हैं, तो हमारा दूसरा वाला नहीं हो सकता। दूसरा काटते ही हमें आंसर मिल गया है 1 और 3। भुगतान बैंक ऋण देने के लिए कार्यकलाप नहीं करती हैं। तो सही है क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी क्या होता है एक तरीके से कहीं ना कहीं ऋण ही देता है। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, 1 और 3 सही हो जाएगा। जो पेमेंट बैंक होती हैं वो क्या करती हैं, ऋण को नहीं देती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है साल दर साल, क्या मतलब बोला, साल दर साल घाटे का बजट रहा है। तो घाटे का बजट रहा है, घाटे के बजट को कम करने के सरकार निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कर सकती है। तो शायद वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, राजस्व घाटे को कम करना, राजस्व व्यय को कम करना, नवीन कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ करना, तो जितना ही होगा यानी कि इसके लिए पैसा में आवश्यक होगा, सब्सिडी का युक्तिकरण बनाना और आयात शुल्क को कम करना। देख रहे हो क्वेश्चन क्या हमारा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है पर यूपीएससी ने मतलब कि दूसरे तरीके से पूछ लिया है। और विकल्प उसमें कितने थे, इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें 4 विकल्प थे, इसमें केवल 3 विकल्प दे दिए गए। और शायद ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। तो इसमें क्या होगा हमारा, 1 और 3 हमारा राइट होगा, जबकि हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था। कभी कभी समाचारों में आने वाला IFC मसाला बॉन्ड, तो मसाला बॉन्ड कौन जारी करता है, जो मतलब कि वर्ल्ड बैंक का जो IFC होता है वो जारी करता है।
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंटरनेशनल वित्त निगम यानी कि IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो इन बॉन्डों का प्रस्तावित करता है, विश्व बैंक की एक शाखा है। तो जैसा कि मैंने अभी पहले ही बता दिया इस बात को, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो विश्व बैंक की शाखा होती हैं, यानी कि विश्व बैंक की 5 बैंकें हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो होता है 5 बैंकों से मिलकर बना होता है। उसमें एक IFC भी होता है। पहली कौन सी हमारी होती है? IBRD होती है। दूसरी IFC होती है। तीसरी हमारी क्या होती है? IDA होती है। उसके बाद में मीगा होती है, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी स्कीम। और चौथी हमारी क्या होती है? ICSD करके, जो यानी कि डिस्प्यूट का सेटलमेंट करती है। तो इस प्रकार से हमारी 5 बैंकें होती हैं, वर्ल्ड बैंक में आती हैं। तो उसमें जो IFC होती है वो क्या करती है? मसाला बॉन्ड के जरिए विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए करती है। तो यानी एक हमारा सही हो जाएगा। ये रुपये अंकित मूल्य वाले बॉन्ड और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के ऋण वित्तीयन के स्रोत हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही समझा दिया आपको, तो बिल्कुल सही है हमारा। 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचार में आने वाला एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं? ये क्या है? तो आप जानते होंगे एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स क्या है? ये हमारे सब्सिडी के टाइप में जो किस में आते हैं, जो WTO होता है उसके लिए होता है सब्सिडी का टाइप। इसमें जो हमारा जो ग्रीन बॉक्स होता है उसको आप मतलब कि उसका देता आप सब्सिडी को मतलब कि अनलिमिटेड दे सकते हैं, उसमें कोई भी मतलब कि बाउंडेशन नहीं है। परंतु जो हमारा एम्बर बॉक्स होता है उसमें गारंटी मतलब कि एक बाउंडेशन है कि जो विकसित देश हैं वो केवल 5% दे सकते हैं, जो हमारे विकासशील देश हैं वो केवल 10% दे सकते हैं। इसमें एम्बर बॉक्स में है। और ब्लू बॉक्स का मतलब होता है ऐसे मतलब कि सब्सिडी जिसको आप अभी मतलब कि रोका तो नहीं गया है, पर आपको उसको एक लिमिट तक दे सकते हैं। मतलब कि उस पर एक मतलब कि कोई लिमिट तो नहीं है अभी है, पर उसको आप मतलब कि ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। उस पर एक तरीके से रोक है थोड़ी सी, और पूर्णतः रोक नहीं है, तो उसे हम कहते हैं ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स को ही हम कहते हैं शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है। परंतु जो भारत सरकार होती है मतलब कि जो विकास मतलब कि एक तरीके से विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत सरकार क्या करती है? 10% से अधिक मतलब कि जो होता है अपनी सब्सिडी को दे देती है। तो उसके लिए मतलब कि WTO में थोड़ा सा विवाद हो जाता है। परंतु ऐसा किस लिए कर पाती है? तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। एक हमारा होता है, तो मतलब कि अगर कभी 10% से अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसके लिए मतलब कि एक समझौता हुआ है, इसका नाम मुझे अभी कंफर्म पूरी तरीके से ध्यान नहीं आ पा रहा है, मतलब कि काफ़ी सोचने के बाद भी। तो मतलब कि एक तरीके से उसे मतलब कि समझौते के तहत जब तक कि कोई समाधान नहीं निकलता तब तक कि कोई भी विकासशील देश क्या होता है 10% से ऊपर भी दे सकता है। अगर आपको ध्यान आ रहा है तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, बस मुझे ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा अभी। हालांकि मुझे ध्यान है, मतलब कि पता है मुझे, पर ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या आता है हमारा? निम्नलिखित में से किनको भारत की राष्ट्रीय पूंजी बजट में शामिल किया गया है? निम्नलिखित में से किनको भारत सरकार की पूंजी बजट में? तो आप जानते हो कि सरकार का जो बजट होता है उसमें एक पूंजी बजट होता है, एक हमारा होता है कैपिटल अकाउंट, एक हमारा होता है करंट अकाउंट। तो उसमें पूछा है कैपिटल अकाउंट का कौन सा हिस्सा है? तो सड़क, इमारत, मशीनरी आदि जैसी जो परिसंपत्तियाँ होती हैं के अधिग्रहण पर व्यय, क्या हमारा इस पर अगर हम व्यय करते हैं तो हमारा क्या पूंजीगत खर्च आता है? तो बिल्कुल सही बात है। पूंजीगत खर्च का मतलब ऐसा होता है, ऐसा खर्च जिससे हमारे की मतलब कि देयताएँ कम हो या फिर हमारी क्या हो, परिसंपत्ति का निर्माण हो। तो परिसंपत्ति का निर्माण तो हमारा हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, अगर हम विदेशी सरकारों से ऋण प्राप्त करते हैं तो ये भी हमारी क्या होता है? एक तरीके से पूंजी बजट में ही आता है। उसके बाद में हमारे राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान, तो हम जानते हैं अनुदान जो हमारा होता है वो भी एक तरीके से पूंजी बजट का ही हिस्सा हो जाता है। यानी कि भारत सरकार जितने भी अनुदान देती है, जितने भी राजस्व मतलब कि खर्च करती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे पूंजी बजट में आते हैं। राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1, 2, 3। और आज का हमारा मतलब कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन पे आ गए? हम लोग 24वें क्वेश्चन नंबर पे चल रहा है। क्योंकि आप लोगों को अभी नंबर नहीं मतलब कि इसमें लिखा है, तो मैं नंबर कोशिश करूँगा डाल दिया करूँगा। परंतु मुझे तो पता है, क्योंकि मैं क्या अभी मैं लोगों ने जो पेज नंबर था आप देख रहे होंगे नीचे पेज नंबर दिखा रहा होगा, हम लोगों ने पेज नंबर 51 से स्टार्ट किया था। तो वही हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे उसी के हिसाब से, क्योंकि एक पेज पर अगर एक क्वेश्चन चल रहा है तो उसी के हिसाब से मुझे पता लग रहा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं अभी। बाकी आप लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। हाल ही में क्या है, IMF ने SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किसी मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव रखा है? यानी कि आप जानते होंगे SDR जो होता है हमारा IMF का एक बास्केट है, बल्कि बॉक्स कहते हैं बास्केट है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी मुद्राएं हैं, बहुत सारी क्या मतलब 5 मुद्राएं हैं। इन 5 मुद्राओं को जोड़ करके एक बास्केट बनाया गया और उसी को हम कहते हैं SDR। और तो उसमें पूछा गया कौन सी जो मुद्राएं हाल ही में जारी करी थी? तो उसमें से ये चार की चारों मुद्राएं कौन सी हैं? रूबल उसमें, या भारतीय रुपया, सेंड या रोमनवी। तो उसमें कौन हमारा था? रोमनवी जो हमारा है, जो चाइना की मुद्रा है।
उसको हाल ही में क्या किया था, IMF ने SDR में शामिल किया था। और जो हमारा SDR है उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जो हमारा SDR था, इसका मतलब कि गठन मतलब कि एक तरीके से कब बनाया गया था, 1969 में बनाया गया था। और इसमें मुख्य रूप से मतलब कि 5 अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं हैं, जो इसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी। एक तो हमारा अमेरिका का क्या होता है, डॉलर हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या होगा, पाउंड हो जाता है हमारे ब्रिटेन का। तीसरा हमारा हो जाता है जापान का येन हो जाता है। चौथा हमारा क्या हो जाता है, चीनी रोमन भी हो जाता है। और पाँचवा हमारा क्या हो गया, यूरो, यूरोपियन यूनियन का यूरो हो गया। तो ये 5 के पाँचों मतलब कि SDR में शामिल होते हैं। और कब गठित हुआ, 1969 में गठित हुआ था, IMF के द्वारा गठित होता है। और हर 5 साल में इसकी क्या होती है, समीक्षा हो जाती है। और अभी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में देखने वाला पद आयात आवरण यानी कि इम्पोर्ट कवर क्या होता है। तो इम्पोर्ट कवर एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक तरीके से आपके पास कितना FDI है, यानी कि आपके पास कितना FDI नहीं, कितना आपके पास फॉरेक्स रिजर्व है, आपके पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसके जरिए आप लोग क्या कर सकें, अपना आयात को संतुलित कर सकें, यानी कि अपने आयात को कवर कर सकें, उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट कवर। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। किसी देश को क्या लिखा है, यह किसी देश के आयात मूल्य एवं सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को बताता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, GDP का आयात से कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। इसका क्या कनेक्शन है, इसका कनेक्शन है आयात के लिए आपके पास FDI मतलब कि आयात के लिए आपके पास करेंसी रिजर्व है या नहीं है। अगर कोई मतलब कि विपत्ति आ जाए या फिर कोई भी आप मतलब कि वैश्विक घटना घटती है, तो आपके पास क्या रिजर्व ट्रेंच है कि नहीं है। ये किसी देश का एक वर्ष में आयात का कुल मूल्य को बताता है, तो कुल मूल्य को नहीं बताता। ये दो देशों के बीच निर्यात आयात के मूल्य का अनुपात है, ये भी नहीं है हमारा। यह उन महीनों की संख्या को बताता है जितने महीनों का आयात का भुगतान देश की अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है, यानी कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसके द्वारा आप अपने देश के लिए आयात कर सकते हैं, उन महीनों को बताता है। तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा, C होगा। इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, जो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति यानी कि IMFC इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। IMFC विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसके कार्यों की दिशा को सलाह देता है। तो बिल्कुल सही बात है, हमारे जो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से सरोकार करने पे और वैश्विक चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IMFC की बैठकें विश्व बैंक के प्रेक्षक की भांति भाग लेते हैं। तो ये भी हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 2 दोनों सही होंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या आज के टोटल 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। बाकी आप लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी आप लोग अपने सुझाव भी देते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।